ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर की है। वृंदावन शहर में रणवीर नाम का एक लड़का रहता था, जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रणबीर के पिता के पास 100 बीघा जमीन थी, जहां पर खेतीबाड़ी करके रणबीर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उत्तर प्रदेश का एक दूसरा शहर है, जिसको अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ शहर में प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी। प्रियंका जो थी, वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, और प्रियंका के पिता जो थे, वो सरकारी टीचर थे। प्रियंका जो थी, वो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार थी, और जितनी ज्यादा वो पढ़ने लिखने में होशियार थी, उतनी ही ज्यादा वो देखने में खूबसूरत थी। प्रियंका बहुत ही सभ्य और सज्जन लड़की थी। प्रियंका अपने घर परिवार से ही ज्यादा मतलब रखती थी। उसे दोस्तों से, सहेलियों से, उसे फालतू के लोगों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। एक दिन प्रियंका के घर पर प्रियंका के मामा आते हैं, और वो प्रियंका के लिए एक रिश्ता लेकर के आते हैं। प्रियंका के मम्मी पापा से कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसके पास 100 बीघा जमीन है, बहुत अच्छी खासी तिवाड़ी है, और वो वृंदावन में रहता है। उसका नाम रणवीर है। तो प्रियंका के मम्मी पापा जब ये चीज सुनते हैं कि लड़के के पास का जमीन है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा जमीन तो किसी लड़के के पास होगी नहीं, और ये लड़का हमारे लड़के के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए प्रियंका के मम्मी पापा जो होते हैं, वो प्रियंका के मामा से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें उस लड़के से मिलवा हो। कुछ दिनों के बाद में प्रियंका के मामा, प्रियंका और प्रियंका के मम्मी पापा सभी लोग रणवीर के घर पर पहुंचते हैं, वृंदावन, और वहां पर जाकर के दोनों की मीटिंग होती है। जब मीटिंग होती है तो शादी पक्की हो जाती है, और शादी पक्की होने के कुछ दिन बाद में रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी होने के बाद में फिर शादी होती है 1 दिसंबर को। शादी होने के बाद में प्रियंका जो होती है, वह अलीगढ़ से वृंदावन पहुंच जाती है अपने ससुराल में, और रणवीर के साथ में काफी अच्छे तरीके से रहने लगती है। 1 साल लगभग बीतने को आया हुआ था। प्रियंका अपने सास ससुर और अपने पति के साथ में काफी खुश थी, और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ में रह रही थी। प्रियंका जो होती, वो अपने सास ससुर का, अपने पति का काफी ध्यान रखती थी, और इज्जत भी बहुत किया करती थी। 1 दिसंबर आने से कुछ दिन पहले रणवीर के जो माता पिता होते हैं, वो रणवीर और प्रियंका की शादी की सालगिरह का प्लान करते हैं। दोनों की शादी का साल ग्रह के प्लान के मुताबिक 1 दिसंबर भी जाता है, और दोनों की शादी की साल ग्रह मनाई जाती है। जरो सरो से शादी की सालगिरह मनाई जाती है। रात का समय होता है, काफी बड़ा लॉज होता है, और बहुत सारे रिश्तेदार वहां पर होते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि आईपीएस की वर्दी में होती हैं, और उनके साथ में कुछ गनर होते हैं। उनको देखने के बाद में सभी रिश्तेदार जो होते हैं, वो दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, और सोचने लगते हैं कि पुलिस वाले कैसे यहां पर आ गए, क्या बात हो गई। तभी वो सीधे अचानक से रणवीर के पास जाती हैं, और रणवीर को बधाई देती हैं। दरअसल वो कोई और नहीं थी, बल्कि वो रणवीर की ही दोस्त थी, और उनका नाम रोशनी था। वो एक आईपीएस ऑफिसर थी, और वो वृंदावन में ही अपनी नौकरी कर रही थी। रणवीर ने उनको बुलाया था, इसीलिए वो रणवीर की प्रोग्राम में गई थी। अब रोशनी मैम के सुत को देख करके प्रियंका बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, और रोशनी मैम से बात करने लगती है। उनसे पूछने लगती है कि मैम, आपने तैयारी कैसे करी, कितना समय आपको लगा, मैं भी आपकी तरह एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती हूं। तो उसके बाद में रोशनी मैम प्रियंका को बहुत सारी चीजें बताती हैं, और उसको समझाती हैं कि इसमें बहुत समय लगता है, मेहनत भी लगती है, रिस्क भी लगता है, काफी चीजें इसमें रखती हैं, तब जाकर के हम तैयारी कर पाते हैं, और तब हम जाकर के एक बड़े ऑफिसर अधिकारी बन पाते हैं। अगर तुम तैयारी करना चाहती हो, तो तुम आराम से तैयारी करो। तुम्हें अगर कुछ भी पूछना हो, तो तुम मुझसे कॉल करके पूछ सकती हो। मैं तुम्हें सारी चीजें बता दिया करूंगी। जो भी तुम मुझसे पूछोगे, तो प्रियंका जो होती है वो काफी खुश होती है, और रोशनी मैम को बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में दूसरा दिन निकलता है, तो प्रियंका जो होती है, वो अपने पति रणवीर से बात करने की कोशिश करती है, और रणवीर से कहती है कि रणवीर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं।
अगर आप मुझे डांट ना लगाएं तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। तो रणवीर कहता है कि पहले आप बात तो बताओ, क्या बात है। उसी के बाद में तो डिसाइड होगा कि मुझे डांटना है या फिर नहीं डांटना है। रणवीर इस तरीके से हंस करके बोलता है तो प्रियंका होती है। वो कहती है कि कल आपकी जो सहेली आई हुई थी, जो आपकी दोस्त आई हुई थी, रोशनी मैम, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूं और मैं चाहती हूं कि मैं भी उनकी तरह तैयारी करके एक बड़ी अधिकारी बनूं, ताकि हमारा घर थोड़ा सा और पावर में आ सके। रणवीर प्रियंका की ये बात सुन करके काफी ज्यादा प्रभावित होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर हमारे घर में कोई अधिकारी बन जाएगा तो इस चीज से हमें फायदा ही होगा, नुकसान तो कोई होना नहीं है। रणवीर जो होता है बड़े ही रौब में आकर के कहता है प्रियंका से कि बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे, किताब, कॉपी जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें ला करके दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त रहेगी। वो शर्त यह है कि तुम्हें घर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई के पीछे पड़ जाओ और तुम घर पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, हमारे माता पिता हैं और हम हैं, और अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे घर पर तो घर का क्या होगा। तो प्रियंका रणवीर को आश्वासन देती है और कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबसे पहले घर का काम करूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई किया करूंगी। मुझे जितना समय मिलेगा, चाहे 1 घंटे 2 घंटे, मैं उतने ही समय में अपनी पढ़ाई कर लिया करूंगी, लेकिन मेरे लिए घर सबसे पहले रहेगा। आप लोग मुझे सबसे पहले हो। उसके बाद में रणवीर जो होता है तैयार हो जाता है। फिर प्रियनैन जो होती है वो रणवीर से कहती है कि इसके लिए मुझे यूपीएसएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, और यूपीएसएससी की तैयारी करने के लिए मुझे यूपीएसएससी का यू भी नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि यूपीएसएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है और कितना उसमें समय देना होगा। इसके लिए मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। तो रणवीर प्रियंका से कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोचिंग करनी है तो यहाँ आसपास के एरिया में जो भी कोचिंग मिलती है मैं तुम्हारी वहां पर कोचिंग लगवा दूंगा और तुम अपनी कोचिंग कर लेना। उसके बाद में रणवीर जो होता है वो कोचिंग में जाकर के बात करता है। पास में एक कोचिंग होती है, वहां जाकर के बात करके आता है और वहां से प्रिय की कोचिंग लगवा देता है। प्रियंका की कोचिंग लग जाती है और प्रियंका को 6 घंटे कोचिंग में देने पड़ते हैं। प्रियंका दोपहर के समय पर कोचिंग जाती है और उसका डेली का रूटीन यही हो जाता है कि सुबह घर में काम करती है, दोपहर के समय पर कोचिंग जाती है और शाम को कोचिंग से आकर के फिर घर का काम करती है। फिर रात को थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पढ़ाई कर लेती है। अब प्रियंका इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रही थी और बहुत अच्छे तरीके से प्रियंका की जो पढ़ाई थी वो चल रही थी। धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है और प्रियंका का बेसिक जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में प्रियंका को एडवांस पढ़ना होता है। एडवांस के लिए प्रियंका 6 महीने और लगाती है। अब एडवांस पढ़ने के लिए प्रियंका को और भी ज्यादा समय देना पड़ता है। एडवांस पढ़ने के लिए प्रियंका को 6 घंटे तो बाहर कोचिंग में देने ही पड़ते हैं। साथ ही साथ में प्रियंका को घर पर आकर के कुछ नोट्स भी तैयार करने पड़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी उसको पढ़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रियंका को 6 महीने तक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। इसकी वजह से सारा का सारा जो घर का काम होता है वो प्रियंका की सास को ही करना पड़ता है, और प्रियंका के ससुर जो होते हैं वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। एक दिन प्रियंका के साथ ससुर जो होते हैं वो रणवीर से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, लगभग 1.5 साल बीतने को आया है और 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि प्रियंका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रही है, अभी तक इसने कोई भी पेपर नहीं दिया है। तो रणवीर जो होता है वह कहता है कि मम्मी पापा, कुछ समय की बात और है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने के बाद में इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये घर पर ही रहेगी, घर पर रह करके पढ़ाई भी करेगी और घर के सारे काम भी करेगी। उसके बाद में रणवीर जो होता है वो अपनी पत्नी से बात करता है, कहता है कि अभी कितना समय और लगेगा। तो प्रियंका कहती है कि सिर्फ 1 महीना और बचा है, उसके बाद में फिर मैं घर पर ही रहूंगी।
फिर मुझे कहीं पर भी भांसदान की जरूरत नहीं है। फिर मैं घर पर ही रह करके पढ़ाई किया करूंगी। 1 महीना बीत जाता है और 1.5 साल बीतने के बाद में प्रियंका का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। अब प्रियंका घर पर ही रहती है और घर पर रह करके अपनी तैयारी भी करती है और घर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देने लगती है। लेकिन उसकी तैयारी में अब थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उसका जो पेपर था वो नजदीक था। 2 महीने बाद उसका पेपर होना था। 2 महीने बाद प्रियंका अपना प्री पेपर देकर के आती है, और जब प्री पेपर का रिजल्ट आता है तो प्रियंका बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि प्री पेपर में प्रियंका फेल हो चुकी थी और काफी नंबर से फेल हुई थी। जब ये चीज रणवीर को पता चलती है कि घर वालों को पता चलती है, तो वो लोग भी प्रियंका को ताने मारने लगते हैं और प्रियंका से कहते हैं कि 1.5 साल तुमने पढ़ाई करी, तुम्हें इतनी मैंने मेहनत कराई, इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद में भी तुम प्री पेपर में फेल हो गई हो, तो फिर मेंस और इंटरव्यू कैसे निकालो। तो प्रियंका जो होती है वो अपने पति से बात करती है, रणवीर से अकेले में, और उनसे कहती है कि मुझे 1 साल का समय और दे दो, अगली साल का पेपर और आएगा, मैं उस पेपर को देने के बाद में तैयारी छोड़ दूंगी। अगर मैं उसमें पास नहीं हुई तो उसके बाद में रब्बी जो होता है वो 1 साल के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 1 साल का समय मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमें भी अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने ही है तो तुम अपने बच्चों से अपने सपने पूरे करा लेना, लेकिन अब हमारी सबकी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम तो पूरे दिन पढ़ाई करती रहती हो। उसके बाद में मेरे मम्मी पापा को सारा घर का काम करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा बीमार भी रहते हैं। वो इसी वजह से और इसी टेंशन की वजह से तो प्रियंका कहती है, ठीक है, बस मुझे 1 साल का समय और दे दो। 1 साल में अगर पेपर नहीं निकला तो मैं पेपर को छोड़ दूंगी और मैं घर पर ही ध्यान दूंगी। रण भी तैयार हो जाता है। प्रियंका फिर से अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करने लगती है। कुछ महीने के बाद में प्रियंका का प्री पेपर होता है और प्रियंका प्री पेपर को बहुत अच्छे तरीके से इस बार दे करके आती है। जो भी उसने पिछली बार गलतियां करी थी उन सभी गलतियों को सुधार करके प्री पेपर दे करके आती है। अब प्रियंका का प्री पेपर जो था वो निकल चुका था और प्रियंका के घर वालों को जब ये चीज पता चलती है कि प्रियंका ने प्री पेपर पास कर लिया तो वो काफी खुश होते हैं। उसके बाद में प्रियंका अपने मेंस की तैयारी करती है और 1.5 महीने बाद में उसका मेंस पेपर लगा होता है। 1.5 महीने के बाद प्रियंका का मेंस पेपर होता है। जब मेंस पेपर प्रियंका देने जाती है तो प्रियंका मेंस पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिखती है, लेकिन कुछ कमियां उसकी वहां पर रह जाती हैं। जब मेंस का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि प्रियंका जो है वो मेंस में रह गई है। अब जब घर वालों को ये चीज पता चलती है तो रवि जो होता है वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तैयारी नहीं करने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी मुझसे बोलो। इस चीज को सुनकर के प्रियंका काफी गुस्सा होती है। कहती है कि अब मैं मेंस तक पहुंच गई हूं तो अब मुझे थोड़ी सी तैयारी और करने दो। हो सकता है कि इस बार मैं मेंस भी क्लियर कर लूं और इंटरव्यू क्लियर करके मैं इस बार जो है अफसर बन जाऊं। उसके बाद में रणवीर और प्रिया के बीच में काफी बहस होती है। बहस होने के बाद में प्रियंका जो होती है वो अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और अलीगढ़ वापस आके अपने माता पिता के साथ में रहने लगती है और वहां पर तैयारी करती है। लगभग 9 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बीतने के बाद में रणवीर प्रियंका की मां को फोन करता है। उनसे कहता है कि आप अपनी बेटी को हमारे पास भेजोगे या फिर मैं तलाकनामा पेपर के कागज भेजूं। तो प्रियंका की मां जो होती है वो अपने दामाद को यानी कि रणवीर को समझाती हैं और कहती हैं कि लल्ला कुछ समय इसको और दे दो, इस बार ये और पेपर दे ले। अगर इस बार ये पास नहीं होती है तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम इसकी पढ़ाई को छुड़वा देंगे और ये पूरा का पूरा समय घर पर ही देगी। उसके बाद में रणवीर जो होता है वो गुस्सा होता है। कहता है कि अब मुझसे चाहे आप कहे या फिर कोई भी कहे, लेकिन अब मैं इसको तैयारी नहीं कराने दूंगा। अब इसको तैयारी छोड़नी ही होगी और अब इसको घर पर ही ध्यान देना हुआ, क्योंकि मेरे माता पिता काफी बीमार रहते हैं। ये पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है और मेरे माता पिता
पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं और मैं खेतीबाड़ी में रहता हूँ। इस वजह से घर पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है और इसीलिए मैंने शादी की है ताकि घर पर कोई ध्यान दे सके। लेकिन यह तो पढ़ाई में लग गई, अपना सपना पूरा करना चाहती है। उसके बाद में प्रियंका जो होती है वो बात करती है रणवीर से, और जब बात करती है तो रणवीर काफी गुस्सा होता है और दोनों के बीच में फिर दोबारा से काफी ज्यादा बहस हो जाती है। होने के बाद में रणवीर जो होता है वो कहता है कि तुम्हें आना है या फिर नहीं आना है। तो प्रियंका भी गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं आना, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और उसके बाद में रणवीर काफी गुस्सा होता है और गुस्से में वो तलाकनामा पेपर को मंगाता है, उस पर साइन करता है और प्रियंका के घर पर भेज देता है। उसके बाद जब प्रियंका देखती है तो प्रियंका भी गुस्से में साइन कर देती है और साइन करने के बाद में वापस रणवीर को भेज देती है। अब रणवीर जब ये चीज देखता है कि प्रियंका ने अपने सपने के लिए मुझे छोड़ दिया तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन पेपर्स को जमा कर देता है। उसके बाद में नवी जो होता है वो गुस्से में दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद में दूसरी बीवी को अपने घर ले आता है, क्योंकि उसने पहली पत्नी से पूरे तरीके से तलाक दे दिया था और अब वो दूसरी पत्नी के साथ में रहने लगता है। इधर प्रियंका को जब ये चीज पता चलती है कि रणवीर ने शादी कर ली है दूसरी, तो प्रियंका बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसके बाद में प्रियंका अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगा देती है और धुआंधार वो पढ़ाई करती है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करती है, जोरों शरों से पढ़ाई करती है। पूरे दिन एक कमरे में पड़ी रहती है और बस अंदर पढ़ती रहती है। उसके मम्मी पापा बाहर से उसकी देखभाल करते रहते हैं, उसको खाना पना सब कुछ भेजते रहते हैं समय समय पर, क्योंकि वही वाली बात हो जाती है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, वही चीज हो गई थी। कुछ समय बाद में प्रियंका का प्री पेपर होता है और प्रियंका बहुत अच्छे तरीके से अपना प्री पेपर करके आती है। प्री पेपर का रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो प्रियंका देखती है कि इस बार तो उसके नंबर जो है वो कट ऑफ से भी ज्यादा हैं। तो प्रियंका बहुत ज्यादा खुश होती है और वो रोशनी मैम को बताती है कि मैम इस बार मेरे जो नंबर है वो कट ऑफ से भी ज्यादा आए हैं। जब रोशनी मैम ये चीज सुनती हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद में रोशनी मैम हेल्प करती है प्रियंका की, और रोशनी मैम की हेल्प से प्रियंका इस बार मैच को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेती है और जब इंटरव्यू की बारी आती है तो इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से पास कर लेती है। सारी चीजें पास करने के बाद में रोशनी की ट्रेनिंग होती है और रोशनी ट्रेनिंग के लिए देहरादून निकल जाती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जब प्रियंका वापस लौटती है तो उसको आगरा में आईपीएस का पद मिल जाता है और आगरा में अपना नौकरी करना शुरू करती है। प्रियंका जब पहले दिन दफ्तर में जाती है तो वो अपने पति को याद करने लगती है और सोचती है कि आज उनकी वजह से मैं यहां पर हूं। अगर उन्होंने मेरी कोचिंग नहीं लगाई होती, मुझ पर भरोसा नहीं किया होता था, तो आज मैं यहां पर नहीं होती। चाहे कुछ भी हो, वो अपने परिवार वालों से भी लड़े, अपने मम्मी पापा को ही समझाया, लेकिन आज उनकी वजह से ही मैं यहां पर हूं और उन्होंने मेरी वजह से बहुत रिस्क भी लिए थे। प्रियंका सोच करके रोने लगती है और प्रियंका फिर ये भी सोचती है कि काश मैंने उस दिन तलाकनामा पेपर पर साइन नहीं किए होते तो आज रणवीर मेरे साथ ही होते और मैं और भी ज्यादा खुश होती। उसके बाद में प्रियंका रोती रहती है काफी देर तक ऑफिस में बैठी बैठी। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद वो अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद में अपने काम पर ध्यान देने लगती है। उधर रणवीर जो था वो बहुत ज्यादा मुसीबतों में घिर चुका था। रणवीर की जो दूसरी पत्नी थी वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसका केस काफी ज्यादा क्रिटिकल बताया था। डॉक्टर ने कहा था कि हम बच्चे में से, बीवी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। साथ ही साथ में रणवीर की दूसरी पत्नी का जो बड़ा भाई था वो बहुत ज्यादा मक्कार था और उसकी सीधी नजर थी। रणवीर के पैसे पर रवीर की जमीन जायदाद पर कुछ दिनों के बाद में शाम का समय हो रहा था। प्रियंका मैडम अपनी कार से घर वापस लौट रही थी और वो उस समय पर आगरा में ही रहा करती थी। वो दफ्तर से घर वापस लौट रही थी और उनके साथ में उस समय पर एक गनर था और उनका ड्राइवर कार चला रहा था।
तभी वो अचानक से देखती हैं कि एक हॉस्पिटल है जो कि बच्चों वाला हॉस्पिटल है और वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है बाहर और किसी एक आदमी को मारा जा रहा है। जैसे वो ये चीज देखती हैं, वो तुरंत कार रुकवाएं और भागती हुई ड्राइवर के साथ कनर के साथ वहां पहुंचती हैं। अपनी ड्रेस में होती हैं। प्रिया मैडम को आईपीएस की वर्दी में देख करके जो भीड़ होती है वहां से हट जाती है और जैसे प्रिया मैडम उस शख्स के पास जाती हैं जो पिट रहा था, तो वो देखती हैं कि वो कोई और शख्स नहीं है बल्कि उनका एक्स हस्बैंड रणवीर है। जैसे ये चीज देखती हैं तो वो तुरंत को और गन को बुलाती हैं और जल्दी से रणबीर को गाड़ी में बिठवाएं, क्योंकि रणबीर का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसका सर फट चुका था और उसके पेट पर भी बहुत सारे लात घुसे मारे गए थे, जिसकी वजह से उसके पेट पर बहुत सारे घाव हो गए थे। मैडम तुरंत उसको गाड़ी में बिठवाती हैं और गाड़ी में बिठवा करके तुरंत बड़े हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचती हैं। वहां पर आईसीयू में रवि का ट्रीटमेंट चलता है। जब ट्रीटमेंट होता है 2 घंटे बीत जाते हैं। मैडम बाहर बैठ करके इंतजार कर रही होती हैं, भगवान से दुआ कर रही होती हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर लौटते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हम रणवीर के किसी भी ट्रीटमेंट में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि रणवीर का खून बहुत ज्यादा बह चुका है और हमें अर्जेंट में खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने अपने डिपार्टमेंट को ही फोन कर लिया है, लेकिन इस समय पर खून की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं हो पा रही। तो प्रिया मैडम कहती हैं कि मेरा ओ पॉजिटिव खून है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो और मेरा खून लेकर के आप रणवीर को चढ़ा दो। उसके बाद में प्रिया मैडम का एक बोतल खून लिया जाता है और रणवीर को डॉक्टर चढ़ाते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट होता है 2-3 घंटे तक और 2-3 घंटे के बाद में डॉक्टर्स को सफलता मिल जाती है। डॉक्टर्स दूसरे रूम में जाते हैं जहां पर प्रियंका मैडम ने खून दिया था। वहां पर जाकर के बताते हैं कि अब रणवीर खतरे से बाहर हैं, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में रात भर प्रिया मैडम जो होती हैं वो वहीं पर लेटी रहती हैं, पर उन्होंने खून दिया था और लेट करके रणवीर का इंतजार करती रहती हैं। इधर रणवीर का ट्रीटमेंट हो चुका था। रणवीर पूरी रात वहां पर बेहोश पड़ा रहता है। उसके बाद में सुबह जब दिन निकलता है तो रणवीर को होश आता है। प्रिया मैडम उसके पास पहुंचती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम मुझे सारी चीजें बताओ। उसके बाद में रवि जो होता है वो बताता है कि मेरी जो दूसरी पत्नी है वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसको हम लोगों ने वृंदावन जब दिखाया था तो वहां पर उन्होंने हमको आगरा रेफर कर दिया था। जब हम आगरा हॉस्पिटल में लेकर के आए तो डॉक्टर्स ने कहा कि केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हम बच्चे और बीवी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं और यहां पर बच्चे के बचने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए डॉक्टर्स ने बच्चे को बचा लिया। लेकिन मेरी जो दूसरी पत्नी थी उसको नहीं बचा पाए। जब मेरे ससुराल वालों को ये चीज पता चली तो वो लोग आए और बिना मेरे से कुछ पूछे मेरे को मारने लगे और मुझे बुरे तरीके से मारा। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं बच भी नहीं पाता। उसके बाद में प्रियंका मैडम पूछती हैं कि तुम्हारी जो बच्ची है वो कहां पर है, तो रणवीर बताता है कि उसको तो मम्मी पापा लेकर के चले गए। मैं भी उसको लेकर के जाने वाला था घर पर ताकि उसका देह संस्कार कर सकूं, अपनी दूसरी पत्नी का, लेकिन तब तक मेरे ससुरा वाले आ गए और मेरे से बिना कुछ पूछे मुझ पर दोष लगाने लगे और मुझे मिलकर के बुरी तरीके से मारा। ये सारी चीजें सुनने के बाद में प्रियंका मैडम रोने लगती हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रणवीर से कहती है कि देख लो आज तुम्हारी इस जिद की वजह से क्या हो गया। अगर तुमने उस दिन मेरे से जिद नहीं की होती, मुझे 1 साल और दे दिया होता, तो आज हम सब लोग बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे होते। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर्स आ जाते हैं। वहां पर डॉक्टर चेकअप करते हैं रणवीर का और प्रियंका मैडम को बताते हैं कि मैडम अभी 1 हफ्ते तक हम रणवीर को यहीं पर रखेंगे। उसके बाद में प्रियंका मैडम जो होती हैं डॉक्टर से कहती हैं कि ठीक है, मैं तो इस समय पर जा रही हूं क्योंकि मुझे अपना ऑफिस भी करना है और मैं यहां पर आती रहूंगी। अगर तुम किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं यहां पर आकर के तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद मैं रणवीर को वहां पर छोड़ करके प्रियंका मैडम चली जाती हैं, अपने बंगले पर पहुंचती हैं क्योंकि वो आगरा में ही रह रही थी। अपने बंगले पर जाकर के वहां फ्रेश होती हैं।
उसके बाद अपने दफ्तर जाती हैं। एक हफ्ते तक इस तरीके से मैडम जो होती हैं दफ्तर जाती हैं और रणवीर से मिलने भी जाती हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ता बीतने के बाद में जब रणवीर पूरे तरी और जैसे प्रिया मैडम उस शख्स के पास जाती हैं जो पिट रहा था, तो वो देखती हैं कि वो कोई और शख्स नहीं है बल्कि उनका एक्स हस्बैंड रणवीर है। जैसे ये चीज देखती हैं तो वो तुरंत को और गन को बुलाती हैं और जल्दी से रणबीर को गाड़ी में बिठवाएं, क्योंकि रणबीर का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसका सर फट चुका था और उसके पेट पर भी बहुत सारे लात घुस्से मारे गए थे, जिसकी वजह से उसके पेट पर बहुत सारे घाव हो गए थे। मैडम तुरंत उसको गाड़ी में बिठवाती हैं और गाड़ी में बिठवा करके तुरंत बड़े हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचती हैं। वहां पर आईसीयू में रवि का ट्रीटमेंट चलता है। जब ट्रीटमेंट होता है 2 घंटे बीत जाते हैं। मैडम बाहर बैठ करके इंतजार कर रही होती हैं, भगवान से दुआ कर रही होती हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर लौटते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हम रणवीर के किसी भी ट्रीटमेंट में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि रणवीर का खून बहुत ज्यादा बह चुका है और हमें अर्जेंट में खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने अपने डिपार्टमेंट को ही फोन कर लिया है, लेकिन इस समय पर खून की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं हो पा रही। तो प्रिया मैडम कहती हैं कि मेरा ओ पॉजिटिव खून है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो और मेरा खून लेकर के आप रणवीर को चढ़ा दो। उसके बाद में प्रिया मैडम का 1 बोतल खून लिया जाता है और रणवीर को डॉक्टर चढ़ाते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट होता है 2-3 घंटे तक और 2-3 घंटे के बाद में डॉक्टर्स को सफलता मिल जाती है। डॉक्टर्स दूसरे रूम में जाते हैं जहां पर प्रियंका मैडम ने खून दिया था। वहां पर जाकर के बताते हैं कि अब रणवीर खतरे से बाहर हैं, उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में रात भर प्रिया मैडम जो होती हैं वो वहीं पर लेटी रहती हैं, पर उन्होंने खून दिया था और लेट करके रणवीर का इंतजार करती रहती हैं। इधर रणवीर का ट्रीटमेंट हो चुका था। रणवीर पूरी रात वहां पर बेहोश पड़ा रहता है। उसके बाद में सुबह जब दिन निकलता है तो रणवीर को होश आता है। प्रिया मैडम उसके पास पहुंचती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम मुझे सारी चीजें बताओ। उसके बाद में रवि जो होता है वो बताता है कि मेरी जो दूसरी पत्नी है वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसको हम लोगों ने वृंदावन जब दिखाया था तो वहां पर उन्होंने हमको आगरा रेफर कर दिया था। जब हम आगरा हॉस्पिटल में लेकर के आए तो डॉक्टर्स ने कहा कि केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हम बच्चे और बीवी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं और यहाँ पर बच्चे के बचने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए डॉक्टर्स ने बच्चे को बचा लिया। लेकिन मेरी जो दूसरी पत्नी थी उसको नहीं बचा पाए। जब मेरे ससुराल वालों को ये चीज पता चली तो वो लोग आए और बिना मेरे से कुछ पूछे मेरे को मारने लगे और मुझे बुरे तरीके से मारा। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं बच भी नहीं पाता। उसके बाद में प्रियंका मैडम पूछती हैं कि तुम्हारी जो बच्ची है वो कहां पर है, तो रणवीर बताता है कि उसको तो मम्मी पापा लेकर के चले गए। मैं भी उसको लेकर के जाने वाला था घर पर ताकि उसका देह संस्कार कर सकूं अपनी दूसरी पत्नी का, लेकिन तब तक मेरे ससुरा वाले आ गए और मेरे से बिना कुछ पूछे मुझ पर दोष लगाने लगे और मुझे मिलकर के बुरी तरीके से मारा। ये सारी चीजें सुनने के बाद में प्रियंका मैडम रोने लगती हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रणवीर से कहती हैं कि देख लो आज तुम्हारी इस जिद की वजह से क्या हो गया। अगर तुमने उस दिन मेरे से जिद नहीं की होती, मुझे 1 साल और दे दिया होता, तो आज हम सब लोग बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे होते। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर्स आ जाते हैं। वहां पर डॉक्टर चेकअप करते हैं रणवीर का और प्रियंका मैडम को बताते हैं कि मैडम अभी 1 हफ्ते तक हम रणवीर को यहीं पर रखेंगे। उसके बाद में प्रियंका मैडम जो होती हैं डॉक्टर से कहती हैं कि ठीक है, मैं तो इस समय पर जा रही हूं क्योंकि मुझे अपना ऑफिस भी करना है और मैं यहां पर आती रहूंगी। अगर तुम किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं यहां पर आकर के तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद मैं रणवीर को वहां पर छोड़ करके प्रियंका मैडम चली जाती हैं, अपने बंगले पर पहुंचती हैं क्योंकि वो आगरा में ही रह रही थी। अपने बंगले पर जाकर के वहां फ्रेश होती हैं, उसके बाद अपने दफ्तर जाती हैं। 1 हफ्ते तक इस तरीके से
मैडम जो होती हैं दफ्तर जाती हैं और रणवीर से मिलने भी जाती हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ता बीतने के बाद में जब रणवीर पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाता है तो प्रियंका मैडम उसको लेकर के अपने बंगले पर आ जाती हैं और बंगले पर उसकी देखभाल करने लगती हैं। तभी कुछ दिनों के बाद में रणवीर के मम्मी पापा का फोन आता है रणवीर के पास और वो बताते हैं कि बेटा तुम्हारे दूसरे ससुराल वाले हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर मर्डर का केस लगा दिया है और उन्होंने तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा भी लगा दी है, जिसकी वजह से हमें तुम्हें बहुत ज्यादा जुर्माना उनको देना पड़ेगा। वो 8 करोड़ रुपए की मांग हमसे कर रहे हैं। जब रवीर ये बातें सुनता है तो रवीर के पैरों तल जमीन खिसक जाती है। अब वो ये सारी चीजें प्रियंका मैडम को बताता है। प्रियंका मैडम जब ये चीज सुनती हैं तो वो कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ससुर वालों से बात करूंगी। उसके बाद में प्रियंका मैडम रणवीर के ससुराल वालों से बात करती हैं और काफी बात करने के बाद में रणवीर के ससुराल वाले जो होते हैं वो 8 करोड़ में अपना केस वापस लेने के लिए बोलते हैं। तो प्रियंका मैडम जो होती हैं वो रणवीर को बताती हैं कि वो 1 करोड़ में अपना केस वापस लेने के लिए तैयार है। उसके बाद में रणवीर अपने गांव जाता है और गांव में जो उसकी जमीन होती है उसको बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रेट बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। तो फिर वो अपने घर पर वापस लौट करके आता है वृंदावन और बताता है मम्मी पापा को कि मम्मी पापा वहां पर जमीन के रेट बहुत कम मिल रहे हैं और इससे अच्छा होगा कि हम अपने मकान को भेज दें, हम कहीं किराए पर ले लेंगे और इस तरीके से हम जो है अपना पूरा कर्जा चुका देंगे और हम एक केस से भी बच जाएंगे। उसके बाद में रणवीर ये सारी चीजें प्रियंका मैडम को बताता है कि हम अपना मकान बेच रहे हैं और मकान बेच करके हम अपना कर्जा चुकाएंगे। तो प्रियंका मैडम कहती हैं, ठीक है तुम अपना मकान बेच दो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि मकान बेचने के बाद में तुम सभी लोग मेरे पास आ जाओगे। तो रणवीर जो होता है वो मान लेता है। रणवीर अपना मकान बेचता है और अपने मम्मी पापा, अपनी बेटी को लेकर के, अपनी बच्ची को लेकर के प्रियंका मैडम के पास बंगले पर आगरा पहुंच जाता है। वहां पर रहने लगता है। कुछ समय के अंदर ही प्रियंका मैडम 8 लाख का इंतजाम करती हैं और पूरा 1 करोड़ तैयार करके है कि अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, अब हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना ही हम तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का केस लगाएंगे। इसके बाद में प्रियंका और डब का परिवार जो होता है वो सभी एक साथ रहने लगते हैं और काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद में प्रियंका के माता पिता भी वहां पर आते हैं। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो सारी कहानी बताई जाती है। तो सभी लोग मिलकर के फिर दोबारा से प्रियंका और रणवीर की शादी कर देते हैं। जोरों शोर से दोनों की शादी हो जाती है। आज के समय पर प्रियंका, रणवीर सभी लोग अपने माता पिता के साथ में वहीं पर रह रहे हैं और आगरा में रह करके अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो आज की इस कहानी से आपको क्या मिली है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स जो है वो हमें काफी ज्यादा हौसला देती है और आपके जो लाइक्स होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि हम इस तरीके की स्टोरीज आपके लिए लाते रहें।